नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 6 सितंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? प्रश्न श्रीलंका, न्यूजीलैंड, लेबनान, जर्मनी। इसका सही आंसर है लेबनान का। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब, जो 2013 से बैरूत के बर्लिन दूत रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं। लेबनान में विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री हसन दीव की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। राष्ट्रपति मिशेल एयून ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था। लेबनान की राजधानी है बैरूत, तो इसकी मुद्रा है लेबनानी पाउंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? प्रश्न है कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कैबिनेट ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। J&K जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोंगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरे की उभरती प्रकृति को देखते हुए कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया? 118 ऐप, 120 ऐप, 125 ऐप, 128 ऐप। इसका सही आंसर 118 ऐप। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाएगी क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान किए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके इन 118 ऐप को ब्लॉक किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंदगी भारत छोड़ो नामक एक नया अभियान शुरू किया गया? प्रश्न है असम सरकार, बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गोवा सरकार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरू किया गया है। अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया था। नंबर 1, स्वच्छता शपथ, शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी, कोविड-19 स्थितियों में स्वच्छता, घरों के कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत अभियान के दौरान शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। 7 लाख से अधिक के अभियान के दौरान लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और 8,70,000 लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया। मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से 4,65,000 मास्क वितरित किए गए। लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया? प्रश्न प्रहलाद सिंह पटेल, राजकुमार सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है राजकुमार सिंह।
केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। GTAM नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है। GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के लाभ, यह RE विक्रेताओं को पैन इंडिया बाजार तक पहुंच प्रदान करके लाभान्वित करेगा। यह 2022 तक भारत सरकार के 175 गीगावाट RE क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। यह पहल कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश के RE क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। GTAM अनुबंध अक्षय ऊर्जा की बिक्री के लिए RE जनरेटरों को अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा। यह ओब्लिगेटेड एंटिटीज यानी विद्युत वितरण कंपनियों, कैप्टिव पावर प्लांट्स और अन्य बड़े बिजली उपभोक्ताओं को अपने नवीनकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीनकरणीय बिजली प्रदान करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 सितंबर से 7 सितंबर, 5 सितंबर से 12 सितंबर, 8 सितंबर से 15 सितंबर, 9 सितंबर से 18 सितंबर। इसका सही आंसर है 1 सितंबर से 7 सितंबर। वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और इसे खाने पीने के चिकित्सा प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रमों को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है ताकि मानव शरीर के लिए जरूरी पोषण के महत्व और भूमिका पर शिक्षित किया जा सके। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत बनाना है। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता के बारे में, यह प्रतियोगिता लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर से जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रयासों को एकत्रित करेगी। हर महीने पुरस्कारों के लिए अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी। इसमें जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदानों का वर्णन करना होगा। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 57 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है 57 वर्ष। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड केपेल का निधन 57 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट, 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। केपेल ने 2013 में इंग्लैंड महिला टीम के सहायक कोच और 2016 से 2018 तक बांग्लादेश महिला टीम के कोच के रूप में कार्य किया। उन्हें 2018 में नॉर्थम्पटन शायर काउंटी क्रिकेट क्लब के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक लेट अस ड्रीम के लेखक कौन है? VS लक्ष्मण, सैन वारन, ऑस्टेन इवरेग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑस्टेन इवरेग। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में अपनी बुक लेट्स अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्या से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों का हवाला किया है।
किताब प्रोफरेंसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक ऑस्टिन इवरेग के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। ऑस्टिन इवरेग एक रोमन कैथोलिक पत्रकार, समीक्षक, ब्रिटेन से बाहर आधारित लेखक हैं। पुस्तक सिमोन एंड शेचुस्टर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी किया जाएगा। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रश्न है COE, IIPA, इसरो, A एंड B दोनों। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों। जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिन लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधित किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित किया गया था। 10 अनुसंधान साझेदारों ने 2 दिन लंबे कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल करेस्ट डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।